बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और इस देश में अल्पजनों को बहुजन बनाने की मुहिम स्थापित करने वाले मान्यवर कांशीराम साहब और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज आज़ाद समाज पार्टी की इस मीटिंग में राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और राजस्थान के प्रभारी भाई सतपाल चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सचिव और राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य भाई कपिल आजाद जी, प्रदेश सचिव और मंडल प्रभारी शैलजा जी, महावीर आर्य जी, धर्म सिंह जी, पुष्पेंद्र जाटव जिलाध्यक्ष, मोहित सूद जी, संजीव जाटव जी, जितेंद्र जी, आनंद जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन विचारधारा में लंबे समय से संघर्ष कर रहे भाई कमल सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले भाई संदीप जी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, मुझे जिस तरीके का संबोधन किया गया है उस संबोधन का हकदार तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक मुहिम जो इस देश में महापुरुषों ने चलाई और जन जन को ये संदेश दिया कि मनुष्य चाहे किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय में पैदा हुआ हो, उन सभी मानवों को चाहिए मान सम्मान, स्वाभिमान और सभी को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन यहां व्यवस्थाएं और किस्म की थी। यहां व्यवस्थाएं थी कि आदमी की पहचान और सम्मान जिन रास्तों से होकर गुजरता था, बड़े षड्यंत्रकारी तरीके से उन रास्तों को ही बंद करने का काम किया गया। मैं समझता हूं कि इस दुनिया में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कराए जाने के 5 साधन हैं। वो साधन है, सबसे पहले जो साधन है, जो शक्ति है, उसको संबोधित करते हैं हम बुद्धि बल के हिसाब से। उसे हम संबोधित करते हैं बुद्धि बल। बुद्धि बल, यहां जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था ने यह किया कि अमुक लोगों को, अमुक व्यक्तियों को, अमुक जातियों को, जो सर्वहारा समाज था, उन सब जातियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, बल्कि यह कहा गया उनके लिए कि जो व्यक्ति पढ़ने की चेष्टा करे, पढ़ने की चेष्टा करे, सुनने की चेष्टा करे, तो उसके कानों में शीशा गर्म करके डाल दिया जाए। वो अगर उच्चारण करे तो उसकी जीभ को काट दिया जाए। ऐसी व्यवस्था थी। तो फिर ये समाज जिसको अल्पजन को मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन बनाया, वो बहुजन समाज पढ़ा लिखा, ताकतवर, शक्तिशाली नहीं हो सकता था। दूसरी ताकत, दूसरी शक्ति जिससे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान हो, वो दूसरी ताकत है धन बल। उसको हम कहते हैं धन बल। लेकिन जहां पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वहां उनका एक कानून यह भी चलता था कि बहुजन समाज का कोई व्यक्ति अगर धन का संचय कर ले तो राजा को यह अधिकार होगा कि उसको राज्य की संपत्ति मान के हड़प कर ले।
छीन लिया करते थे। आप लोग जानते हैं या नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं कि बहुजन समाज को धन रखने का भी अधिकार नहीं था, दूसरी ताकत से भी इसको वंचित किया गया। तीसरी ताकत बाहुबल। बाहुबल से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है, लेकिन जिन लोगों के पास में न धन होगा न शिक्षित होंगे तो बाहुबली भी नहीं होंगे, वो बाहुबली भी नहीं होंगे। तो तीसरी ताकत बाहुबल को भी छीना गया। चौथी ताकत जिसका आभास आज आजाद समाज पार्टी भी आपके बीच में आपको संबोधित करके कहना चाहती है कि एक चौथी ताकत है जिससे इन तीन ताकतों को भी प्राप्त किया जा सकता है, और वो ताकत है जनबल। कौन सी ताकत है? जनबल। जनबल क्या है? कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदार। और संख्या भारी किसकी है? 5% की। संख्या भारी बहुजन समाज के 85% लोगों की। लेकिन 85% लोग इस देश में आज भी मांगने वाले हैं। वो मांग रहे हैं कि स्कूल चाहिए, धर्मशाला चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, कुछ और चाहिए। वो 85% जिनकी तादाद ज्यादा है वो मांगने वाले हैं, और जिनकी तादाद कम है वो देने वाले हैं। पांचवी ताकत अगर मैं शुरू से बताऊं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत टाइम चाहिए, और लोगों को लग रहा था भूख भी लगी है, पकौड़ी खाने में गप्पा शुरू कर दिया था। मेरा कहना आपसे ये रहे कि इस चौथी ताकत को इकट्ठा करने का प्रयास ये गुरु घासीदास ने शुरू किया था 1795 में, जब मानवों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जब 400 किलोमीटर दूर रायपुर छत्तीसगढ़ से कलकत्ता में अंग्रेजों को जाके ज्ञापन दिया कि इनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार चाहिए। हम लोग तो जानते हैं, हम लोगों को जो पढ़ाया गया है, समझाया गया है, और हम लोग ये जानते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फूले से शिक्षा का उदय हुआ। महात्मा ज्योतिराव फूले से शिक्षा का उदय हुआ। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर गुरु घासीदास हमें पढ़ने लिखने की दरख्वास्त अपने साथियों को लेकर 400 किलोमीटर पैदल जाके अगर वो दरख्वास्त ना करते तो माइकल को, लॉर्ड मैकाले को 1908 में ये पढ़ने लिखने का अधिकार देने के लिए बाध्य ना होना पड़ता। आज उसी ताकत के लिए हम जो मुहिम वहां से चली है, महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नारायणा, रामास्वामी पेरियार और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, और डॉक्टर अंबेडकर के बाद मान्यवर कांशीराम साहब, और कांशीराम साहब के बाद बहन कुमारी मायावती जी, जो आज निजी स्वार्थ और परिवार और धन की वजह से जिन्होंने लुप्त करने का प्रयास किया है, ये तो धन है आप और नेता हमारे चंद्रशेखर भाई के उस आंदोलन को आज इस देश में कोई जिंदा रखने का प्रयास कर रहा है, आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, तो एक नेता चंद्रशेखर आजाद वो लड़ाई लड़ रहा है। और आप लोगों को सांप सा सूंघ रहा है, सांप सूंघ रहा है कि सांप नहीं सूंघना चाहिए था। पांचवी ताकत और बता दो, पांचवी ताकत जिसको हम क्या बोलते हैं, वोट की ताकत। नो, पांचवी ताकत मनोबल। जिसका मनोबल नहीं ऊंचा होगा वो कभी भी संघर्ष के लिए तैयार नहीं होगा, और जो लोग सैक्रिफाइस किया करते हैं दुनिया में वही कुछ लोग पाया करते हैं।
जिसमें देने की तमन्ना नहीं होगी, कुछ करने की तमन्ना नहीं होगी, तो उसको मिलेगा भी नहीं। और मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूं आपको, इन 5 ताकतों को हमसे छीना गया। इन महापुरुषों ने संघर्ष किया, और संघर्ष के बाद जो कुछ भी आज ये टाई बेल्ट, ये जो कोट पहने खड़े हैं, ये जो एक अदमनदा आदमी आपके सामने अपनी बात रख रहा है, ये सारा कुछ किसी ने अगर आपको दिया है तो वो शख्सियत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको। और जिसको के पास किसी का दिया हुआ होता है, जिसके पास किसी का दिया हुआ होता है, तो देने वाला कहीं तगादा ना कर ले तो लोग तैयारी करते हैं ना, वापसी करने की तैयारी नहीं करते हैं। डर नहीं होता, डर होता है ना किसी का उधार होता है तो, लेकिन हमें किसी का डर नहीं है। डर है? नहीं है डर, हमें डर नहीं है। जिस दिन हमने ये ठान लिया, मान लिया, जान लिया कि वो डर हमारे मस्तिष्क में आ जाएगा, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन जो स्थापित किया उन महापुरुषों ने, वो कारवा चल निकलेगा और सबको मिलने लगेगा, और सबको मिलने लगेगा मान सम्मान स्वाभिमान, और सबको मिलने लगेगा रोटी कपड़ा। नहीं मिलेगा? है? और इसके लिए मान्यवर कांशीराम साहब का मैं बाबा साहब के साथ साथ मान्यवर कांशीराम साहब का ऋणी हूं कि मान्यवर कांशीराम साहब ने एक सरकारी कर्मचारी को इस तरीके से तपा के तैयार किया कि उन्होंने कहा कि अपने परिवार के साथ साथ जो तुम्हारा समाज और ये बहुजन समाज जो आज भी गुलाम है, मजलूम है, लाचार है, इसके सम्मान की लड़ाई भी जिन्होंने प्राप्त किया है, जो कर्जदार है, उन्हें उस लड़ाई को लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए या नहीं? लड़ना चाहिए। लड़ रहे हैं क्या हम? नहीं लड़ रहे। इस पर तो विचार करना पड़ेगा, हमें तैयार करना पड़ेगा। मान्यवर कांशीराम इस देश में जिन ताकतों को बाबा साहब ने आधिकारिक रूप से आप लोगों को संपन्न करने का काम किया, मान्यवर कांशीराम साहब ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 1930 में कहा था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 1930 में ये कहा था कि मैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। तुमने ये जो आयोजन किया है गोलमेज कॉन्फ्रेंस का कि हम भारत को आजाद करेंगे, अब परिस्थितियां खराब हो रही हैं, हम भारत को आजाद करेंगे, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की योग्यता के हिसाब से उनको बुलाया गया। गांधी ने उन्हें बताया भी नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक पानी के जहाज में सफाई कर्मचारी की हैसियत से वहां गए, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा कि मैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं जो इन गुलामों के गुलाम हैं। क्या है? आप गुलाम नहीं थे, आप गुलाम नहीं थे, आप थे गुलामों के गुलाम। आप गुलामों के गुलाम थे, और उनके मान सम्मान की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में शुरू की। और लंबी बात है लेकिन शॉर्ट में बताता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ाई ही नहीं लड़ी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत कुछ प्राप्त किया, बहुत कुछ प्राप्त किया। और प्राप्त करने की बात ये बहुजन समाज तो नहीं समझ पाया, लेकिन दुश्मन समझता था कि अगर इन्हें कैमूर अवार्ड मिल गया, एक वोट से ये उनका प्रतिनिधि बनाएंगे, एक वोट से अपना प्रतिनिधि बनाएंगे, तो अपने प्रतिनिधियों को इकट्ठा रखेंगे, अपने प्रतिनिधियों को इकट्ठा रखेंगे, और दूसरे का प्रतिनिधि भी इनकी इच्छा के बिना बोल नहीं पाएगा। वो दूसरे लोग समझ गए, और जो ड्रामा हुआ वो लंबा ड्रामा था, और 1.5 दिन का था वो। केवल लोग बाग समझते हैं जिन्हें क्या हुआ, 1.5 दिन का ही तो अनशन था वो। केवल 1.5 दिन का ड्रामा किया गांधी ने,
कि उसकी पत्नी भी कहने लगी मेरे पति की जान बचाओ। लोग कहने लगे कि इन जितने गरीब लोग हैं इनको जो है फूंक दिया जाएगा, बाबा साहब को मार दिया जाएगा। बाबा साहब ने कहा नो परवाह, मैं अगर इन करोड़ों लोगों की बेहतरी के लिए अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे सकता हूं, तो मुझे अगर मार दिया जाएगा तो परवाह नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कहा कि तुम्हारी पत्नी को मार दिया जाएगा। रमा बीमार रहती थी, उसके बावजूद उसका बड़ा सेक्रीफाइस था बाबा साहब को, बाबा साहब बनाने में रमाबाई अम्बेडकर का। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब ने कहा कि मार दो उसको भी। और एक यशवंत को, एक लड़का बच गया था यशवंत राव, कि मार दो उसको भी। लेकिन मैं अपने फैसले को बदलने वाला नहीं हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना फैसला नहीं बदला, लेकिन जब लोगों को जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, मेरे भाई जो आज संभ्रांत हैं और जिन्हें ओबीसी कहते हैं, उनको भी शहर में और गांव में रहने की परमिशन नहीं थी। अगर इस इतिहास को जानोगे तो आपको पता चलेगा कि नदियों के किनारे, रेलवे लाइनों के किनारे, सड़कों के बाहर टेंट और काफले बना के, कबीले बना के रहते थे। उनको भी नहीं था। 90 से पहले मैं पूछता हूं कि ओबीसी के भाई थे कि भैया पूरे देश में जरा IPS IAS की संख्या बताओ, तो ढूंढता है और एक पाता है, एक जाट एक बन गया था वीरेंद्र सिंह 90 से पहले। आज की डेट में तो 300 है नहीं। मैं पर्टिकुलर इनकी बात नहीं कर रहा हूं, इनका योगदान है और दिन रात इस मूवमेंट को बढ़ाने में लग रहे हैं। मैं बधाई और धन्यवाद और सादर सम्मान के साथ में इनको भी कह रहा हूं कि दोस्तों, ये बहुजन समाज, इसकी दशा ऐसी थी कि इनको किसी ताकतों को छीन लिया गया था। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी और जब ये कहा कि इनको जला देंगे, इनके बच्चों को जला देंगे, मार देंगे, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तैयार हुए और एक समझौता हुआ जिस समझौते का नाम है पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट ने क्या दिया आपको? संदीप जी, पूना पैक्ट ने आपको क्या दिया? पूना पैक्ट ने दिए आपको 131 मेंबर पार्लियामेंट दिए, नहीं दिए? 79 विधायक भी है तुम्हारे प्रदेश में और पूरे देश में बहुत सारे विधायक और वो हैं। लेकिन जब बात उसकी खुद की बेटी के साथ होती है और पार्टी का मुखिया ये कहता है कि तुझे नहीं बोलना है, तो उसकी दशा, मानवर कांशीराम साहब ने चमचा एज में एक लाइन लिखी है और ये कहा है कि इसकी दशा एक चमचे की तरह है और ये चमचा चलाने वाला इसको कढ़ाई में चलाता है, पतीली में चलाता है, भगोने में चलाता है। ये चमचा जिसके हाथ में होता है, उस चमचे को चलाने वालों की जो नियत होती है, चमचा उस तरीके से। तो क्या वो आपकी बात उठाएगा? नहीं उठाएगा। आपकी दुख दर्द पीड़ा में भागीदार होगा? नहीं होगा। तभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये जानते थे पूना पैक्ट हो गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला। आप समझते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को इन्होंने ऐसे ही मौका दे दिया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जसनार खुल्लेर से चुनाव जीते थे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के लिए, लेकिन जब देश का डिवाइडेशन हुआ तो वो खुल्ला और जयपुर कहां चले गए? वो पूर्वी पाकिस्तान। कि डॉक्टर अम्बेडकर इस पार्लियामेंट की दरवाजों को छोड़ दीजिए, खिड़कियों को छोड़ दीजिए, किसी रोशनदान से भी घुस के ना आ जाए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रमाणित किया, जो आज भी हो रहा है, कि सबसे शक्तिशाली देश का प्रेसिडेंट जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाता है और ये कहता है कि 300 पहले 100 लोगों में ढूंढा गया टैलेंटेड पर्सन इन द वर्ल्ड, एक ही नाम आया, डॉक्टर अम्बेडकर। फिर 300 वर्षों कोलंबिया विश्वविद्यालय में इंटेलिजेंट पर्सन ढूंढा गया तो तब भी एक ही नाम आया, किसका? डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर।
और जब वो जाता है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, तो वो ये कहता है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर मेरे देश में पैदा हुए होते तो मैं इन्हें सूर्य की उपाधि क्या करता। क्या उसका मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि सूर्य के नीचे ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना ऊंचा है, ना नीचा है। अगर 30 डिग्री बाहर का टेम्परेचर है तो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति इस टेम्परेचर में खड़ा होगा तो सबको 30 डिग्री लगेगा। और ऐसे ही भारत की कल्पना परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन से एक दिन पहले ये कहा था, एक दिन पहले, क्योंकि एक एक 4-4 बातें लिखते थे, 4-4 पास करानी पड़ती थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारा कुछ कहा, खैर वो बड़ी ज्यादा देर हो जाएगी आपको, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं अपने बहुजन समाज से ये कहना चाहता हूं कि किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान चाहे कितना ही बेहतर क्यों ना हो, उस संविधान को चलाने वालों की नियत और नियति पर उस संविधान का बेहतर और ना बेहतर होना सिद्ध होता है। होता है या नहीं? हो रहा है या नहीं? वही मैं कह रहा हूं, बाबा साहब ने आपको चिताया था कि संविधान का अच्छा और बुरा होना चलाने वालों की नियत और नियति पर निर्भर करता है। और मैं अपने बहुजन समाज को, जो सोया हुआ समाज है, उसको ये कहना चाहता हूं कि इनकी संख्या ज्यादा है, इनकी तादाद ज्यादा है। मैंने वन वैल्यू को यहाँ पास कैसे जिंदा रखा है। वो तो चाहते थे कि 1 वोट वो 1 वैल्यू भी ना हो। वो तो कहते थे जो इनकम टैक्स देता हो, जो लगान देता हो, जो ग्रेजुएट हो, उसी को वोट का अधिकार मिलेगा। लेकिन यहां तो एक रानी का, एक मेहतरानी का, एक प्रधानमंत्री का और एक चपरासी का एक वोट और एक वोट की गिनती एक में है या नहीं है? है? नहीं है? प्रधानमंत्री का और आपके वोट की कीमत बराबर है या नहीं है? और यहां बहुजन समाज बड़ा है या नहीं है? लेकिन पूरी जिंदगी कांशीराम साहब ने लगा दी, आज तक इस वोट की वैल्यू को नहीं समझ पाए, इसकी इस वैल्यू को नहीं समझ पाए। और हमारे कुछ नेता खुदगर्ज हो गए या धराए पैसे या परिवार के चक्कर में लग गए कि हम लोग आज भी मांगने वाले ही बने हुए हैं, देने वाले नहीं है। कहना ये चाहता हूं दोस्तों, लंबी बात ना करके ये कहना चाहता हूं कि मान्यवर कांशीराम साहब के आंदोलन ने 5 स्थितियां होती हैं, 5 स्थितियां, जैसे 5 बल होते हैं, इसी तरीके से 5 स्थितियां होती है। पहली स्थिति होती है उपहास की। उपहास समझते हैं? उपहास मजाक उड़ाना, उसे कहते हैं मजाक उड़ाना। तो जब हमने संगठन बनाए तो लोगों ने हमारे मजाक उड़ाए, आज भी उड़ा रहे हैं। तो कोई हमारे भाई उठा रहे हैं, दूसरे की हिम्मत नहीं हो रही उठाने की। आज हमारा मजाक उड़ाने की किसी दूसरे की हिम्मत नहीं हो रही है। कुछ हमारे ही उड़ा रहे हैं, लेकिन वो हमारे भाई हैं, आज नहीं तो कल सही बात को समझेंगे। ठीक है, उलझना नहीं है। उलझा हुआ आदमी कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करता है। उलझा हुआ आदमी जिंदगी भर सुलझाने में लगा रहता है, उसका जो टारगेट होता है उस टारगेट को अचीव नहीं करता है। समझ गए? पहली स्थिति से हम निकले तो दूसरी स्थिति आई उपेक्षा की। दूसरी स्थिति उपेक्षा की आई, और उपेक्षा ये थी कि जिन गांव में अब हमारे पदाधिकारी हैं, उन गांव में कभी हम जाते थे तो ईंट पत्थरों से हमें नवाजा जाता था। आज कौन थे मुझे नहीं पता मथुरा में, लेकिन जिन्होंने इस आंदोलन को, महापुरुषों के आंदोलन को चलाने की कोशिश की, उनको भी ईंट पत्थर झेलने पड़े थे। वो जेल तो आज भी रहे हैं, अभी तो जेल रहे हैं।
उपहास के बाद में उपेक्षा, उपेक्षा के बाद में तीसरी जो चीज है, तीसरी चीज है दमन। तीसरी चीज क्या है? दमन। उपहास हुआ, उपेक्षा हुई, फिर दमन हुआ। जो लाइन में लग रहे हैं ना, वो लाइन में लगे हुए लोगों को डंडे से पीटा गया, गोलियों से मारा गया। जो हमारी माएं बहनें जो हैं वोट डालने जाती थी, खेत के बाहर चौकीदार बैठा होता था कि इसके अंदर लैट्रिन पेशाब नहीं कर सकते। उनके जो कुएं अंदर थे उन पे उस जमाने में भी जब सब लोग पानी भरते थे, उन कुओं पे पानी नहीं भरने दिया जाता। जो पशुपाल के परिवार का गुजारा करते थे उनको जो है घास नहीं खोदने दी जाती थी खेतों। उस दर्द को महसूस तो करो, कभी थोड़ा सा उस दर्द को महसूस करो, और उन सारे दर्दों से निवारण करने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने कर दिया है। कर दिया है, नहीं कर दिया है? बिल्कुल कर दिया है। और चौथी स्थिति क्या है? अब हम चौथी और पांचवी स्थिति की लड़ाई लड़ रहे हैं आजाद समाज पार्टी। 3 स्थितियों से आपको निकालने का काम करा है हमारे महापुरुषों ने। आज चौथी स्थिति क्या है? चौथी स्थिति है अनुकरण की, कि है कुछ ना कुछ ये आजाद समाज पार्टी वाले। ताली बजा रहे हो या कुछ समझ में भी आई मेरी बात? अच्छा, समझ में आई तो बताओ क्या अनुकरण कर रहे हैं? कुछ ना कुछ है पार्टी। नहीं, अनुकरण क्या कर रहे हैं? आज चौथी स्थिति में पहुंच गए हम कि हम अनुकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अनुकरण करने के लिए बाध्य कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी हो, वो अपनी जगह है, और चंद्रशेखर आजाद 1,51,51,000 में सीट जीतने का काम कर रहा है। कर रहे हैं नहीं अनुकरण? संविधान तो सबका है, हमें अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं, ये हमारी, और जो नहीं मानने हैं वो मानने लगे, उनकी जिम्मेदारी है। संविधान तो सबका है, लिए फिर संविधान को। अखिलेश अगर यादव चुनाव लड़ रहा था तो मनोज मजिस्ट्रेटी से नौकरी छोड़ के आया था, वो चुनाव क्यों नहीं जीता भाई? उसके संविधान दिखाने थे। अरे लोग भी जानते हैं कि ये दिखावटी है, और ये बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, तो हमें इसे जिताना। मानते हैं नहीं? और जब लोग अनुकरण करने लगे तो मैंने तो देखा है दोस्तों, आप में से किसी ने देखा हो ना देखा हो, कि रामवीर उपाध्याय किसी को लेके गया, रामवीर उपाध्याय लेके गया मायावती जी हैं किसी को, और उसने 2 लाख रुपए दिए मेरे सामने। 2001 की बात है। 2 लाख रुपए दिए तो कहने लगी कि भाई अपने लोगों को जोड़ने का काम करो, तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे हम, और हमारा वोट आपको मिलेगा, हमारा वोट आपको मिलेगा। तो उसने कहा कि तुम्हारे वोटों को तो मैं अपने आप ले लूंगा, तुम्हारे वोट तो मैं अपने आप ले लूंगा। उन्होंने कहा कि इसके मुंह पे पैसे मारो और इसे बाहर निकालो। हमारे लोगों को, जो लोग आज सम्मान के साथ खड़े हुए हैं, उनके वोटों को तू अपने आप ले लेगा? जूते मारो, इसको बाहर निकालो और बुलाओ उसको जो लेके आया हो। मछली की तरह जमीन पे लेटा घूम रहा था रामवीर उपाध्याय मेरे सामने। ये सम्मान मिल चुका है। आज जो लड़ाई है, हम अनुकरण की शुरुआत कर दी है, और लोग हमारे साथ मिलकर हमारे संगठन को, आजाद समाज पार्टी को अनुसरण करने की शुरुआत कर ले। इसके लिए आपको कमर कसनी है। कब करेंगे? और क्या गड़बड़ है? अपनी बात में कहीं कहीं बोल देता हूं तो लोग सोचते हैं, बुरा मान जाते हैं। मानेगा तो मेरा क्या करेगा? मेरे पास कुछ नहीं होता, 70 साल से ज्यादा उम्र हो रही है। एक छोटी सी चीज त्यागनी है, एक बहुत छोटी सी चीज त्यागनी है, और इंशाअल्लाह आपको कोई बढ़ने से रोक नहीं पाएगा।
और क्या त्यागना है? त्यागना है लालच। एक शेर की शक्ल में कहता हूं कि शोहरत पाने की खातिर, शोहरत पाने की खातिर शोहरत किरच किरच कर बैठा था, तो बहुत कुछ करना मगर थोड़ा था लालच कर बैठा। आप लोग आए हैं, आप पे तमन्ना है, आपको रुतबा, एमएलए, एमपी, राज्यसभा आप लोग बनेंगे, लेकिन राजनीति वो कहना है कि जिसमें धैर्य नहीं है वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं। धैर्य और धैर्य के साथ साथ जो आपका बहुमूल्य समय है, जो आपका बहुमूल्य जो समय है, उसमें यहां जो प्रॉब्लम थी उनको दूर किया है, कास्ट की प्रॉब्लम को दूर किया है, एजुकेशन की प्रॉब्लम को दूर किया है। लेकिन तीसरी ताकत जो उसको हम बोलते हैं कि पांच चीजें मूवमेंट में काम करने के लिए 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। किसी मूवमेंट में काम करने के लिए समझदार लोग हैं और हमारे नेता भी समझदार हैं। हमने क्या क्या बताया, इन्होंने कहीं नोट नहीं किया। नोट नहीं करेंगे तो कभी याद नहीं रहेगा, और जब याद नहीं रहेगा तो किसी दूसरे को समझा नहीं सकते। नहीं, उसको छोड़ो। मैं कह रहा हूं कि पांच चीजें हैं जो इस मूवमेंट में, आंदोलन में काम करने के लिए आवश्यक है। और 5 चीजों में पहली जो चीज है, पहली जो ताकत है, उसको मैं कहता हूं सामाजिक कसक। सामाजिक कसक ही नहीं समझ पाए होंगे किसी को, कुछ लोग हैं। समाज का दर्द कि जाके पाँव न पड़ी भी भाई, और वो क्या जाने पीर पर आए। तुम्हारा अगर ठीक हो तो तुम्हारे भी मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, नाना, ये वो आज भी दरिद्रता की जिंदगी कुछ लोग जी रहे हो, समझे ना। पहली चीज जिसके अंदर सामाजिक कसक नहीं है वो इस मूवमेंट और पार्टी में काम करने के लायक नहीं है। बुरा लगेगा लगो। दूसरी जो ताकत है, दूसरी चीज है कि हर आदमी कहता है कि ये महापुरुषों का आंदोलन है, मूवमेंट है, मिशन है। तो दूसरी चीज मिशन, मूवमेंट और उसको समझने की सामर्थ्य जिसमें नहीं है वो भी कामयाब नहीं होने का। इस आंदोलन को समझने की क्षमता, महावीर जी, समझने की क्षमता। और अगर आप समझते भी हैं और आप में समझाने की क्षमता नहीं है तब भी आंदोलन के लायक नहीं है। नहीं कि समझने, दर्द वालों को समझना होगा और समझकर समझाना, समझकर समझाना होगा। और चौथी जो चीज है वो है समय। हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, हम लोग कुछ काम धंधा करते हैं, कुछ लोग फुल टाइमर हैं, कुछ टाइमर हैं। लेकिन हर आदमी अगर ये तहैया कर ले कि हम रोटी खाने में, नहाने में, धोने में, हगने में, आने में, जाने में 23 घंटे रोज खर्च करे, और इस आंदोलन की बात को समझाने के अगर 1 घंटा रोज भी अगर हम खर्च करना शुरू कर दें तो आंदोलन बन जाएगा। और तुम मांगने वाले नहीं, तुम देने वाले नहीं। और 5वीं चीज है साधन। हमारे लोग क्या हैं कि भाई तोमर साहब आएंगे, उनकी कार में जाएंगे। अब तोमर साहब को कोई 1 घंटे काम हो गया तो जो 1 घंटा आपके पास था वो तो आपने बर्बाद कर दिया। फिर जाओगे बुरे मन से जाओगे। तो साधन इसलिए कहा कि 2 पहिए की साइकिल हो, स्कूटर हो, बस हो, रेल हो। हमें अपने साधन और स्वाभिमान से समझौता ना करके आगे बढ़ने की तमन्ना अगर हम में आ गई है तो दुनिया की कोई ताकत आंदोलन को रोक नहीं पाएगी।
तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि जब हमने इस आंदोलन की शुरुआत की तो हमें इसी गाजियाबाद में, एक बार मैंने बीपी मौर्य और कांशीराम साहब को इस पार्क में, मैं प्रेसिडेंट होता था, मैं 7-8 बार प्रेसिडेंट रहा हूं, 25 साल 30 साल मैंने काम किया है आंदोलन में भी। ये राजकुमार जानते होंगे, बहुत छोटेपन से जानते हैं कि यहां एक ही मंच पर लाके खड़ा किया था और तब मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि मैंने ये प्रयास किया और मैं पूना से दिल्ली आया और आपसे निवेदन किया कि रिपब्लिकन पार्टी जिसकी आधारशिला बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार की है, इस अंबेडकर साहब की जो रूपरेखा है, हम मिलकर इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप चुनाव नहीं जीते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक एमपी के तनख्वाह खर्चा जो कुछ भी मिलता है मैं उसे मुहैया कराऊंगा। ये बात कांशीराम साहब ने कही थी। पार्क में गए थे साहब, पार्क था उसका नाम बात थे। चलो जो भी हो, ये कहा था कि मेरा भी ये प्रयास रहा, लेकिन वो 67 में चुनाव हारे थे, 69 में छोड़ दिया था, 70 में कांग्रेस में चले गए थे। तो जब ये स्थिति रही तो मान्यवर कांशीराम साहब को कोई जरूरत ना यार, चलो जल्दी खत्म करता हूं। छोटे पानी पिलो जरा। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने अनुरोध किया था, लेकिन बीपी मौर्य छोड़ के चले गए थे। तब मान्यवर कांशीराम साहब को मजबूरी में बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ी। और आप लोगों को बता दूं कि मान्यवर कांशीराम साहब ने हम जैसे लोगों को, जो सरकारी कर्मचारी थे, उनको 78 से शुरू किया था। नहीं रहने दो। मान्यवर कांशीराम साहब ने 78 में बामसेफ बनाया था। 81 में हम 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे चंडीगढ़ में, जब DS4 बनाया था बामसेफ के अधिवेशन में, जिसमें चीफ गेस्ट जो है वो अपने बिहार वाले, कौन से चीफ मिनिस्टर सुना है, जो भी नाम सुना होगा, कर्पूरी ठाकुर साहब, कर्पूरी ठाकुर हमारे चीफ गेस्ट होते थे बामसेफ के। और उसके भी 3 साल बाद बहुजन समाज पार्टी बनाई है। 3 साल बाद बहुजन समाज पार्टी बनाई है 84 में। और आज के जो हालात है कि पहले दिन भैया कोऑर्डिनेटर, भतीजा कोऑर्डिनेटर, दूसरे दिन भतीजे को हटा दिया, भैया को बना दिया, फिर भैया को हटा दिया, फिर भैया को लगा दिया। और किस तरीके से 30% से हम यहाँ उत्तर प्रदेश में 8% हो गए हैं और 27 में हो सकता है कि 0.8% रह जाए। कितने रह जाए? लेकिन अगर ये आंदोलन मर गया, ये आंदोलन अगर मर गया, तो फिर ये IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट जो बना करते थे, आगे आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट नहीं बन पाएंगे। फिर यह लाखों लोगों को मुफ्त में मुहैया कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यह 30 लाख लोगों को पहले टाइम में जो पट्टे दिए गए थे, अब फिर पट्टे मिलने वाले नहीं हैं। पढ़ाई में जो छूट दी गई थी, स्कॉलरशिप जो दिए जा रहे थे, और जो संविधान का अनुरूप सरकार चलाने का काम हो रहा था, आगे आने वाले समय में यदि आप नहीं जागे तो ये संविधान के अनुसार नहीं, मनुवाद के अनुसार ये देश चलना शुरू हो जाएगा। नहीं जागना चाहिए यहाँ के मुस्लिमों को, नहीं जागना चाहिए यहाँ के OBC के भाइयों को, नहीं जागना चाहिए यहाँ के जो ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। ये सारे लोगों को जागने की जरूरत है और हमें
आप सब लोगों को मिलकर जगाने की जरूरत है। जब हम और आप इनको जगाना शुरू कर देंगे तो मैं तो आज भी इस उम्मीद के साथ जिंदा हूं कि जिस दिन हम जाग गए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दी हुई वोट की ताकत को जान गए, उस दिन हम लोग ये पूरा समाज मांगने वाला नहीं, ये देने वाला। और उसी दिन होगा इस देश में उन संतों, गुरुओं और महापुरुषों की सोच के अनुसार भारत बनना। तब ये भारत बनेगा, तब ये भारत बनेगा। और हम इस सपने के साथ कि निश्चित रूप से वो लोग जो लोग ऋणी हैं, एक आदमी खड़ा होकर ये बताओ मैं ऋणी नहीं हूं डॉक्टर अम्बेडकर का, कोई एक जो अपने आप को बहुत वो समझता हो, मैं बताऊंगा चाहे वो किसी जाति धर्म का हो मैं बताऊंगा कि भाई कहां ऋणी हो तुम, क्यों ऋणी हो तुम। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं अंत में आपसे कि दोस्तों, जिस मुहिम में आप हमारे कश्यप जी आए हैं, कभी कभार ये भी रुष्ट हो गए थे 25-30 साल पहले पार्टी से, ये अपने काम में लग गए, लेकिन हम कभी कभी इनके घर जाया करते थे, कभी बतलाया करते थे कि आज भी इस आंदोलन की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है। और जब जरूरत है तो जो कर्जदार लोग हैं उन्हें कर्जा उतारने के लिए कुछ करने की जरूरत है या नहीं है? क्या भाई संदीप, कुछ करना चाहिए या नहीं? और करने का एक रास्ता आजाद समाज पार्टी है, एक नेता है चंद्रशेखर आजाद, लग जाओ सब उसके पीछे, लग जाओ सब उसके पीछे। इंशाअल्लाह परिवर्तन होगा और इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन जो हमारे महापुरुषों ने शुरू किया था, उनका वो सपना साकार होने का काम होगा। आप सबको का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए आपसे रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।